साथियों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके बारे में पूरा क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। इससे बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसे सभी एग्ज़ामों के लिए ज़रूरी है। और ये 11 हो 12 हो, चाहे आपका नेवी हो एसएससी हो, सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलो दोस्तों, बिना देर किए हम लोग सवालों को देखते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो चलिए देखते हैं, ये हिस्ट्री का है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता, ये आपका जो पॉइंट है चैप्टर हमने लिया है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न दिया है कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है। ठीक है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? तो दोस्तों, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का जो नाम है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है दोस्तों, ये आंसर यहीं पर दे दिए हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों कि सिंधु घाटी की सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसको किन किन नामों से जानते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया है कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। प्रश्न आता है कि जो ये सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। पर कहते क्यों है? क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। क्योंकि ये जो सभ्यता है, इसे जो सबसे पहले जो अवशेष जो प्राप्त हुआ था, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि उसको जो प्रमाण मिला था वो हड़प्पा से मिला हुआ था, इसीलिए हम इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, देखिएगा, इस सभ्यता को फैलाव कहाँ से कहाँ तक है। दोस्तों, अब जानना है कि जो सिंधु सभ्यता है, ठीक है, यानी कि इसका फैलाव कहाँ कहाँ तक हुआ है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का। तो दोस्तों, इसका जो फैला हुआ है उत्तर में, देखिए, उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण, ठीक है, जम्मू से लेकर दक्षिण नर्मदा नदी के मुहरे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखने मुहाने तक, और पश्चिम में बुलिस्तान के मकारान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व मेरठ तक ये का हुआ है, फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके फैलाव है, यहाँ तक ये फैला हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है। 5 नंबर प्रश्न है कि इस सभ्यता के प्रमुख स्थलों के नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए क्या क्या नाम है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, बनमाली, रोपड़। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये हमेशा पूछता रहता है कि इस सभ्यता के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं। तो देखिएगा प्रमुख स्थान कौन कौन है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, बनमाली और रोपड़। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 6 नंबर कि भारत के किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। तो दोस्तों, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था, मैंने कौन कौन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता मिलता है। तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये सभी मिलता है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों कि सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार कैसा था। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। लगभग किस तरह का था, त्रिभुज के आकार का था। और इसका जो पूरा फैलाव था, क्षेत्रफल था, वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब तक भारतीय उपमहाद्वीप भारत एवं पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता के कितने स्थलों का पता चला। अब तक भारत और पाकिस्तान में मिलाकर यानी हड़प्पा जो सभ्यता है, संस्कृति, उसके कितने स्थान पाए गए। तो लगभग 1000 स्थान मिलती पाया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक विकसित की गई थी। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के जो विकास होने का जो बताया जाता है वो 25 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है, यानी कि इसका खोज करने का श्रेय किसको जाता है। तो दोस्तों, ये जाता है राय बहादुर दयाराम शाहनी को। ठीक है दोस्तों, जो 1921 में खोज किए थे। ठीक है दोस्तों, 1921 में राय बहादुर दयाराम शाहनी। अगला प्रश्न दोस्तों है कि किसके निर्देशन में सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई कराई गई। तो इसका जो है मतलब आंसर होगा वो होगा सर जॉन मार्शल, जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, के निर्देशन में खुदाई की गई थी। किसके? तो सर जॉन मार्शल के। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में क्या है दोस्तों, मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, तो ये देख लेंगे
बार बार पूछता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत, ठीक है दोस्तों, लड़काना जिले में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की। तो बहुत आसान है दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज जो दोस्तों हुआ है 1922 में। ठीक है दोस्तों, राखल दास बनर्जी ने किए थे। कब? राखल दास बनर्जी ने। अगला प्रश्न दिया है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है वो होता है मुर्दों का टीला। ठीक है, मुर्दों का टीला होता है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख इमारत कौन सी है। तो ये है स्नानागार। ठीक है, सामूहिक स्नानागार जो है वो सबसे बड़ा इमारत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत है वो है अन्नागार, यानी कि अनाज रखने वाली कोठरी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिंधु घाटी के किस नगर में नृत्यरतन नारी के तांबे की मूर्ति मिली थी। यानी कि जो एक औरत नाचती है उसका एक तांबे का जो मूर्ति है वो मिला था, वो भी मिला था दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो में ही मिला हुआ था। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो नगर के कितने खंडों में विभाजित था। तो दोस्तों दो खंडों में, पश्चिमी और पूर्वी खंडों में क्या था, विभाजित था। पश्चिमी खंड ऊंचे टीले, ठीक है दोस्तों, पश्चिमी खंड जो था ऊंचे टीले पर बना था जिसे दुर्ग कहा जाता है। प्रश्न दोस्तों बार बार आता है कि मोहनजोदड़ो के जो पश्चिमी खंड टीले हैं उसे किस नाम से जाना जाता है। तो दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल लगभग 1 वर्ग मील है। ठीक है दोस्तों, 1 वर्ग मील। अगला प्रश्न है देखते हैं दोस्तों, 21 नंबर है कि बुने हुए सूती कपड़े के टुकड़े का अवशेष सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला हुआ था। तो ये मिला हुआ था मोहनजोदड़ो से ही मिला हुआ था कपड़े का साक्ष्य। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हड़प्पा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों हड़प्पा जो स्थित है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माटोगोमरी जिले में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो रावी नदी के किनारे दोस्तों स्थित है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की खोज किसने और कब की थी। तो दोस्तों हड़प्पा की खोज दयाराम शाह ने 1921 में किया था। ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो दयाराम शाह ने 1921 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा की सबसे प्रमुख इमारत कौन सी है एवं उसका आकार कैसा है। तो दोस्तों हड़प्पा की प्रमुख इमारत अन्नागार है, जो अन्न रखने वाला गोदाम था, जिसे गोदाम टाइप का। इसका आकार आयताकार था। ठीक है, आयत की जैसा था। ठीक है, आयतकार आप जानते हैं दोस्तों ऐसे होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, हड़प्पा के दुर्ग में कितने अन्नागार थे। तो दोस्तों ये जो है था 6 अन्नागार थे। ठीक है, मिले थे, जो ईंटों के चबूतरे पर 2 पंक्तियों में खड़े हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के दुर्ग में कितने अन्नगार थे। तो दोस्तों वही हड़प्पा के प्रश्न ये हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मजदूरों को रहने के लिए 2 कमरों वाले बैरक सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर पाए गए थे। तो ये भी पाए गए थे दोस्तों हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में भी पाए गए थे। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा नगर की संरचना कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। तो दोस्तों ये 5 किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है। किसकी, हड़प्पा नगर की संरचना कितने एरिया में है, तो 5 किलोमीटर के एरिया में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों राजस्थान में घाघर नदी के किनारे। कहाँ है दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान में है। कहाँ, किस नदी के किनारे, तो घाघर नदी के किनारे है। कौन सा है, तो कालीबंगा। अगला प्रश्न, काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ सिंधु सभ्यता के किस स्तर पर मिली। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा कालीबंगा, और शायद इसी कारण से इसे नाम कालीबंगा पड़ा। ठीक है, देखिए इसका जो साक्ष्य मिला वो कालीबंगा में मिला। काले रंग की जो मिट्टी की जो चूड़ी थी और इसी के कारण इसे कालीबंगा नाम रखा गया। अगला प्रश्न है कालीबंगा में, अगला प्रश्न है दोस्तों, कालीबंगा में घर किस प्रकार की ईंटों से बने हुए थे। तो दोस्तों कच्ची ईंट से बने हुए थे। ठीक है, उसमें पक्की ईंट नहीं थे। कालीबंगा में अगर जो बिल्डिंगें बनी थी, जो इमारत बने थे, तो दोस्तों वो कैसे बने थे, तो कच्ची मिट्टी के ईंट से बनी हुई थी।
अगला प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों लोथल जो स्थित है वो आपका गुजरात में स्थित है। और किस नदी किनारे, तो भगवा नदी के खंभक की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, ये देख लेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि सिंधु सभ्यता के किस नगर में बंदरगाह मिला है। तो लोथल में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। दिया है कि सिंधु घाटी के लोगों का सामुद्रिक व्यापार किस स्थान से होता था। सामुद्रिक, तो ये होता था लोथल बंदरगाह से। ठीक है, कहाँ से होता था दोस्तों, लोथल बंदरगाह से होता था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बनमाली कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, बनमाली कहाँ स्थित है। तो बनमाली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। बनमाली किस नदी के किनारे स्थित है। तो सरस्वती नदी के किनारे दोस्तों क्या है, स्थित है। अगला प्रश्न है कि रोपड़ कहाँ स्थित है। तो पंजाब के चंडीगढ़ के निकट। ठीक है, पंजाब के चंडीगढ़ के निकट ये क्या है, स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रंगपुर कहाँ स्थित है। रंगपुर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों रंगपुर जो स्थित है वो हमारा गुजरात में है। ठीक है, कहाँ है दोस्तों, गुजरात। अगला प्रश्न है कि देखिएगा, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि आलमगीरपुर कहाँ स्थित है। तो आलमगीरपुर दोस्तों जो स्थित है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सुरकोटदा कहाँ स्थित है। तो वो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कोटदीजी कहाँ स्थित है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में क्या है दोस्तों, स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी क्या थी। लगभग 483 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, लगभग कितनी थी, 483 किलोमीटर थी। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की अब तक कितनी मोहरें प्राप्त हुई। तो लगभग दोस्तों 2000 मोहरें का हुई थी, प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी की मोहरें किस वस्तु की बनी होती थी। तो दोस्तों जो मोहर थी वो बनी थी, अधिकतर मोहरें सील खड़ी से बनी हुई थी। किससे बनी हुई थी, सील खड़ी। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी। तो दोस्तों लिपि जो थी वो चित्रात्मक थी। ठीक है, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, या दाईं से बाईं ओर लिखी हुई मानी जाती थी। किधर से लिखी हुई, दाईं से बाईं ओर लिखी हुई मानी जाती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी की लिपि में कुल मिलाकर कितने चित्रकार यानी फोटोग्राफ थे। तो दोस्तों वो थे 250 से 400 तक। ठीक है, अगला प्रश्न दिया, सिंधु घाटी के लोगों का किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो दोस्तों उस समय वो लोग लोहा धातु के बारे में नहीं जानते थे, सिंधु सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। अगला प्रश्न है दी, हड़प्पा संस्कृति किस युग की सभ्यता है। तो कांस्य युग की, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में कांसे का उपयोग होता था। ठीक है, किसका उपयोग होता था, कांस्य युग की थी। अगला दिया है कि हड़प्पा संस्कृति की विशेषता क्या थी। तो दोस्तों ये थी। आगे दिया है प्रश्न, देखेंगे। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति की विशेषता क्या थी। तो नगर योजना प्रणाली थी। ठीक है दोस्तों, कौन योजना प्रणाली थी, नगर योजना प्रणाली थी। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता के सभी नगरों में सभी मकान के आकार किस प्रकार के थे। तो वो थे दोस्तों आयताकार थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में आग में पकी मिट्टी को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों आग में पकी मिट्टी को जो कहा जाता वो कहा जाता था टेराकोटा। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता, टेराकोटा कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था। तो वो था गेहूँ, ठीक है, और जौ। ठीक है दोस्तों, ये था आपका सिंधु। तो दोस्तों ये अभी तक लगभग 50 से ऊपर 52 क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी और अगली वीडियो में आपको सिंधु सभ्यता से हम कुछ और प्रश्न लेके आएंगे। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। Thank you for watching.